हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट मैथ्स मीटिंग विद एपी सर। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ हमारी चल रही है, स्पेशली 18 जून की परीक्षा के लिए। इस पर हम 11 लेक्चर कर चुके हैं। आपकी रिक्वेस्ट पर एक जो लेक्चर हमारा चल रहा है टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसका एक बड़ा पार्ट जिसमें हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इनके बारे में पढ़ लिया। आज हम मैक्सिमा मिनिमा के बारे में पढ़ेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा, हिंदी में अपन बात करें तो मैक्सिमा यानी उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। निम्निष्ट ध्यान से समझिए, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। मान लेते हैं कि ये हमारे पास में y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और हमें एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मैं इस फंक्शन का एक रफ डायग्राम बना रहा हूं। मान लो ये डायग्राम हमारे सामने इस फंक्शन का इस प्रकार से बना हुआ है। ओके, ये आपका मूल बिंदु यानी ओरिजिन है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कल वाले कंसेप्ट पर कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग कब है और फंक्शन का नेचर डिक्रीजिंग कब है, तो यहां से अगर मैं शुरुआत करता हूं तो यहां फंक्शन का नेचर कैसा चल रहा है, इंक्रीजिंग। मतलब फंक्शन की वैल्यूज हैं वो लगातार क्या होती जा रही हैं, इंक्रीज हो रही है। अच्छा जी, एक इस पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं कि फंक्शंस की वैल्यूज क्या होती जा रही हैं, डिक्रीज होती जा रही है, यानी घटती जा रही है। ओके, फिर यहां पर आकर के आप देखें कि इस पॉइंट के बाद फंक्शन की वैल्यू वापस क्या होनी शुरू होगी, इंक्रीज होनी शुरू हो गई। तो कोई भी फंक्शन है, अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, सतत फलन है, तो उस स्थिति में फंक्शन कहीं पर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, अल्टरनेट चलता रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी फंक्शन ऐसा करते हैं, कई फंक्शन ऐसे होते हैं जो शुरू से लेकर के एंड तक लगातार इंक्रीज होते रहते हैं, जिन्हें हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या एकदिष्ट वर्धमान फलन कहते हैं, निरंतर वर्धमान फलन भी बोल सकते हैं। ऐसे ही कई फंक्शन ऐसे होते हैं जो शुरू में बहुत ज्यादा वैल्यू लेते हैं और अक्स की वैल्यू इंक्रीज करने के साथ साथ वैल्यूज लगातार क्या होती जाती हैं, डिक्रीज होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे फंक्शंस को हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या निरंतर हासमान फलन कहते हैं। ओके, या एकदिष्ट हासमान फलन भी कहा जाता है। मैं बात यहां पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की नहीं कर रहा हूं, मैं उन पॉइंट्स की बात करने जा रहा हूं जिन पॉइंट्स पर फंक्शन की नेचर बदल रही है। मतलब फंक्शन है वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में या फिर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में चेंज हो रहा है। आपके सामने जो डायग्राम मैंने बनाया उसमें ऐसे दो पॉइंट हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स की खास बात क्या है वो देखिएगा। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, टेंजेंट, तो ये जो टेंजेंट है यानी स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के समांतर है या नहीं है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसे ही इस पॉइंट पर बात की जाए, इस पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है या नहीं है। और हम जानते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जिसकी स्लोप है, प्रवणता है, वो कितनी होती है, 0। और हमने ये भी पढ़ा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई dx। और अभी हम क्या कह रहे हैं कि इन पॉइंट्स पर जहां मैक्सिमा या मिनिमा है, उन पॉइंट्स पर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी होगी, 0 होगी। इट मींस dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो किसी भी फंक्शन के लिए मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट फाइंड करने हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी उसका अवकलन करेंगे और उसे 0 के इक्वल पुट कर देंगे। बात समझ में आई? तो मैं यहां पर इधर आपके सामने प्रोसेस लिख रहा हूं। पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप हमें यह देखना है कि कौन सा फंक्शन दे रखा है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है। दूसरी स्टेप में हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dx कर दिया। तीसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, इस dy बाई dx को 0 के इक्वल पुट करते हैं एंड गेट द पॉइंट्स where maxima
और मिनिमा, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, मिनिमा एग्जिस्ट। 3 पॉइंट समझ में आ गए। चौथे पॉइंट में हम क्या करते हैं, अब देखो यहां आपने देखा कि चाहे पॉइंट मैक्सिमा का हो चाहे पॉइंट मिनिमा का हो, इन दोनों पॉइंट्स पर स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 आता है, मैक्सिमा का पॉइंट भी और मिनिमा का पॉइंट भी। अब हम कैसे बता पाएंगे कि ये वाला पॉइंट मैक्सिमा का है या ये वाला पॉइंट मिनिमा का है? अगर आपके सामने ग्राफ बना हुआ है तो ग्राफ देख करके बता सकते हैं कि जो पॉइंट ऊपर है वो मैक्सिमा का, जो पॉइंट नीचे है वो मिनिमा का। बट कैलकुलेशन में कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके लिए हमारे पास में एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस क्या है? पॉइंट नंबर 4, प्रोसेस को समझ लीजिएगा। यहां तक की प्रोसेस हमने किसमें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में भी की है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चंस किए हैं हमने। सबसे पहले फंक्शन होता था, हम उसको डिफरेंशिएट करते थे, फिर 0 के इक्वल पुट करते थे और जो पॉइंट आते थे वो पॉइंट ज्ञात कर लेते थे। यहां तक का काम सेम है। यहां आकर के हमें क्या करना है, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। ये आपका सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। अब देखो पॉइंट यहां से आ चुके हैं अपने पास में, अब ये जो पॉइंट है ये यहां पुट कर देते हैं अपन, मतलब यहां नहीं, इस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर के आगे जो कुछ भी आएगा उसमें अक्स की जो वैल्यूज यहां से आएंगी वो यहां पर पुट कर देंगे। जैसे ही वो वैल्यू यहां पुट करेंगे उसके बाद में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर के क्या रिजल्ट्स पॉसिबल है? 3 रिजल्ट पॉसिबल हैं। सबसे पहला पॉइंट कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो सकता है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर 0 भी हो सकता है। ठीक है, अगर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो आप जिस पॉइंट की बात करने चाह रहे हो उस पॉइंट पर मिनिमा आएगा। उल्टा है, देखिए पॉजिटिव आता है उस केस में मिनिमा। अब इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैं यहां नहीं कर रहा हूं। नेगेटिव आता है उस केस में क्या होता है, मैक्सिमा होता है। नेगेटिव वाले केस में क्या होता है, मैक्सिमा। और जब 0 आता है उस केस को हम क्या बोलते हैं, सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट, यानी नति परिवर्तन का बिंदु, स्तब्ध बिंदु। समझ रहे हो? मतलब जब आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है इसका मतलब मिनिमा, नेगेटिव आ जाता है इसका मतलब मैक्सिमा। ये वाला बहुत ही कम आता है, ऐसी कोई विशेष केस में ही ऐसे केस मिलता है अपने को। बाकी या तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। उस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा। बस इतनी सी बात दिमाग में रखो। एग्जाम की दृष्टि से बात कर रहे हैं इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम। एग्जाम का अब टाइम बहुत कम है, आप वीडियो देख रहे हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें, अपने हिसाब से जो तैयारी कर रहे हैं वो रेगुलर रखें और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी वीडियो शेयर करते रहें। 11 to 12th मूविंग वाले स्टूडेंट भी इन वीडियोस को देखें क्योंकि फ्यूचर में हमें ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी है। और जो 11 to 12th मूविंग स्टूडेंट है उनके लिए जो चैप्टर चल रहा है उसका वीडियो भी जल्दी आपको आज या कल में ही मिल जाएगा। ओके, चलिए जी, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं अपने हिसाब से। देखो क्वेश्चन मैंने लिखा कि एक फंक्शन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स बोल दो चाहे वाई लिख देता हूं मैं, वाई इज इक्वल टू, फंक्शन है मेरे पास में 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। ये हमारे पास में एक फंक्शन है और यहां हमें क्या कहा गया है कि फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा, यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए जो स्टेप मैंने आपको बताई उन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। बताओ dy बाई डी एक्स कितना होगा, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। हाँ या नहीं? कैसे हुआ देखो, x क्यूब का क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, 3 आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x स्क्वायर। यहां पर x स्क्वायर है, 2 आगे आ जाएगा 30x, 36x का 36x का 1 और इस 1 का 0। डिफरेंशिएशन कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, एक काम मैं कर रहा हूं आगे,
कि यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है, ले लिया मैंने कॉमन, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस से 6। और फिर मैंने क्या किया, इसके फैक्टर कर लिए, टुकड़े कर लिए। तो टुकड़े कितने होंगे बताओ, -3 और -2 हो जाएंगे क्या, -3 -2 -5 हो गए। और बाहर वाले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कितना है, 6 है, तो ये भी ठीक है। तो अब बताओ इसके लिए आपके आंसर आ गए x -2 और x -3। मतलब सबसे पहले किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और उसके जितने पॉसिबल हो सके उतने फैक्टर कर लेने हैं। ओके, अच्छा जी। अब हम क्या करते हैं, dy बाई dx को 0 के इक्वल पुट करते हैं। ध्यान दीजिए यहां तक प्रोसेस जो है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में भी करते हैं अपन। dy बाई dx इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, अब देखो dy बाई dx ये आया, आप इसको मत देखो, इसको मत देखो, डायरेक्ट इसको देखो। अब क्योंकि इससे ये मिला और इससे ये मिला, अब यहां पर आकर के आपने देखा कि 6 तो 0 नहीं हो सकता, तो फिर या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। ये 0 होने का मतलब x बराबर 2 और ये 0 होने का मतलब x बराबर 3। तो x के 2 रिजल्ट आ गए, 2 and 3। आगे, these points are said to be extreme points, यानी चरम बिंदु। अच्छा, मैंने इसके कई कई नाम बताए थे आपको। सबसे जो उपयुक्त नाम है वो क्या होता है, वो मैं यहां लिख रहा हूं, जो आपको मैंने पहले भी लिखा है, स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट यानी स्तब्ध बिंदु। सुनिए अब क्या, स्टेशनरी पॉइंट कब होता है, जब dy बाई dx इक्वल टू 0 पुट करने से जो रिजल्ट्स आते हैं वो स्टेशनरी पॉइंट होते हैं। अब आप कहोगे नहीं, यहां पर d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0 से जो आया था उसे स्तब्ध बिंदु कहा था हमने। मैं बताता हूं क्या होता है डिफरेंस। स्टेशनरी पॉइंट जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट कब बनता है, चरम बिंदु कब बनता है। स्टेशनरी पॉइंट की कंडीशन होती है कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आना चाहिए, और एक्सट्रीम पॉइंट की कंडीशन क्या होती है कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आना चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव आना चाहिए। मतलब ये कहूं कि चरम बिंदु है वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिनमें से एक पॉइंट होता है मैक्सिमा का और एक होता है मिनिमा का। अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आया सेकंड डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव 0 आ गया, तो फिर उस केस में उसको चरम बिंदु नहीं कहा जाता, उसे सिर्फ क्या कहा जाता है, स्टेशनरी पॉइंट यानी स्तब्ध बिंदु, जो हम ऑलरेडी कह चुके हैं। मतलब ये हुआ कि स्टेशनरी पॉइंट जो है वो चरम बिंदु होते हैं, ठीक है, बट चरम बिंदु है, सॉरी उल्टा बोल गया, स्टेशनरी पॉइंट ही आगे जाकर के चरम बिंदु बनते हैं। कब, जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाए। अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 आ गया तो वो चरम बिंदु नहीं होगा, फिर वो क्या होगा, वापस स्टेशनरी पॉइंट ही होगा। ओके, चलिए जी, इतनी ज्यादा डिटेल में बात करने का अब टाइम नहीं है, ठीक है। अब सुनना, जैसे ये आए, अब आपको करना क्या है, सेकंड डेरिवेटिव करना, मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर करना। ध्यान दीजिए, dy बाई dx को ये लिखा, ये लिखा, फिर ये लिखा, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव करते समय आप सिर्फ इसे ही काम में ले, ज्यादा उचित रहेगा। dy बाई dx को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लिखते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब ये क्या आ गया अपने पास में, 12x माइनस 30 प्लस 36 का 0 हो गया। यहां से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन तो लिख दो, चलो क्या आ रहा है कॉमन बताओ, 6 कॉमन ले लिया, 2x माइनस 5, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव। ओके, अच्छा जी, अब मैं यहां पर 2 पॉइंट अलग अलग बना रहा हूं। नंबर 1, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूं पहले, x इज इक्वल टू 2 पर। x इक्वल टू 2 पर बताना, देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर कितना आ रहा है, 6, 2 इंटू 2 माइनस 5, तो ये कितना हो गया, 4 माइनस 5 मतलब -1, -6 हो गया क्या, -6, इसका मतलब ये नेगेटिव आ गया क्या, और नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ ए मैक्सिमा। ठीक है, यानी उच्चिष्ट हो गया।
बात समझ रहे हैं? ऐसे ही मैं दूसरी बात करता हूं, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3। तो अब बताओ d2y अपॉन dx स्क्वायर कितना आया? 6, 2 इंटू 3 माइनस 5। देखो 6 माइनस 5 1, यानी 6 आ गया, यानी ये पॉजिटिव आ गया क्या? और पॉजिटिव आने का मतलब ये हो गया आपके पास में पॉइंट ऑफ मिनिमा। समझ पा रहे हैं? यानी ये निम्नलिखित होगी। क्लियर हुई बात? सबसे पहले क्या हुआ था? फंक्शन दिया हुआ था, फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया, उसके बाद में उसको जीरो के इक्वल पुट किया, वहां से जो पॉइंट्स आए उन्हें हमने स्टेशनरी पॉइंट नाम दिया, फिर सेकंड डेरिवेटिव किया, फिर उसके बाद में वो पॉइंट आए उनको 1 बाय 1 उनके अंदर रखा। अगर एक पॉइंट और आता तो तीसरे पॉइंट को भी रख के देखते, अगर एक और पॉइंट आता तो उसको भी रख के देखते। जहां जहां आपको मैक्सिमा मिल रहा है वहां पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, मिनिमा के लिए सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। अगर कहीं पर ऐसा होता कि सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ जाता तो उस पॉइंट को मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट नहीं कहते, जो हम पहले कह चुके हैं सिर्फ वही कहते, क्या? स्टेशनरी पॉइंट ही कहते। ओके, अच्छा एक चीज आपसे पूछी जाए कि बताइए y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? क्या पूछ रहा हूं मैं? मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? तो किस पॉइंट पर है मैक्सिमा? x इक्वल टू 2 पर। तो शुरू में फंक्शन जो दे रखा था वहां चले जाओ और x की जगह पर 2 रख दो, तो कितना आ गया? 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1। इसको कैलकुलेशन करने से जो रिजल्ट आएगा वो आपके y की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और आपसे पूछा जाए कि y की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो मिनिमम वैल्यू कब आई थी? मिनिमा कब आया है? जब x इक्वल टू 3 हो। और x इक्वल टू 3 जो है वो हम सबसे पहले जहां दे रखा था फंक्शन वहां पर पहुंच करके रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा उसे हम मिनिमम वैल्यू कहते हैं। अब तो क्लियर है सारी चीजें, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछूं, ये सब आप इजी वे में नोट कर सकते हैं। मैं यहां तक का मैटर मिटा रहा हूं। अब आपसे पूछ रहा हूं कि क्या यहां तक की प्रोसेस हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में करते हैं या नहीं है? क्या वर्धमान एवं ह्रासमान फलन में यहां तक का काम होता है? बिल्कुल होता है। और अगर होता है तो इसके अगली स्टेप क्या होती है? वर्धमान ह्रासमान फलन में हम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की नंबर लाइन बना लेते हैं, और जो 2 पॉइंट आए हैं उन दोनों पॉइंट्स को यहां से हटा देते हैं, 2 को भी हटा देते हैं और 3 को भी हटा देते हैं। हटा दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी नंबर लाइन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई? 3 पार्ट्स में। 1 2 3। नंबरिंग इधर से करते हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। और साइन भी इधर से डिसाइड करते हैं। सबसे राइट साइड वाले का साइन प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। लेकिन ये तो शॉर्ट ट्रिक थी, एक्चुअली आपको यहां रख करके देख लेना चाहिए। जैसे 3 से इधर का कोई भी एक मान लो, 4 ले लिया, 4 अक्स की जगह पर रख के देखो, प्लस आ रहा है तो यहां आ जाएगा प्लस। क्या आएगा कि नहीं? देखो 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 3 1, 2 गुना 1 1, सॉरी 2, और 6 को 2 से गुना करेंगे 12, प्लस का आया। ये वाला कोई भी पॉइंट लो, 2 और 3 के बीच का पॉइंट ले लिया मैंने, जैसे 2.5 ले लिया, 2.5। तो अगर यहां पर 2.5 की बात करें तो 2.5 माइनस 2 मतलब प्लस का हाफ, और 2.5 माइनस 3 माइनस का हाफ। तो ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में, तो माइनस आएगा। इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट लो, जैसे 2 से इधर वाला 1 ले लिया मान लो, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 1 गुना माइनस 2 प्लस 2, और 6 से गुना करेंगे 12, यानी प्लस का आ रहा है। आया नहीं? अच्छा जी, जैसे प्लस माइनस किसके साइन देखे हैं आपने? dy बाई dx के। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो यहां पॉजिटिव है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग, यहां नेगेटिव है इसका मतलब डिक्रीजिंग, यहां पॉजिटिव है इसका मतलब इंक्रीजिंग। अब सोचो पॉइंट 2 पर क्या हो रहा है? फंक्शन इंक्रीज होता होता डिक्रीज में बदल रहा है कि नहीं हो रहा है? इधर इंक्रीज हो रहा था, पॉइंट 2 पर आए और फिर डिक्रीज हुआ। 3 पर क्या हुआ? डिक्रीज से इंक्रीज में बदल गया। बदला कि नहीं बदला? तो इसका मतलब पॉइंट 2 किसका आएगा? मैक्सिमा का पॉइंट आएगा, ऊपर है। और पॉइंट ये जो 3 है ये किसका आएगा? मिनिमा का पॉइंट आएगा। आपने अभी देखा था मैक्सिमा और मिनिमा के ही पॉइंट आए थे, समझ रहे हैं? तो इस मेथड से भी इसको किया जा सकता है, बट हम ये जो मेथड है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में काम में लेंगे, और वो जो मेथड जो होगा अभी जो हमने किया है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उसे हम शामिल करेंगे किसमें? मैक्सिमा मिनिमा में। ओके, अच्छा जी, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए।
एक मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, फंक्शन ये का यही है, कोई चेंज नहीं है, बस एक चीज एक्स्ट्रा लिख दी यहां पर, x बिलोंग्स टू 1 से 5, मतलब आपको इंटरवल दे दिया, और वो भी कैसा इंटरवल दे दिया, बंद दे दिया। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन इंटरवल, मतलब इस अंतराल में इस फलन की उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो कोई नया काम नहीं करना है, स्टेप वाइज स्टेप चलो। सबसे पहले डेरिवेटिव dy बाई dx कितना आया बताओ। अभी हमने देखा था, ये आया था कि 6x माइनस 2 x माइनस 3। ओके, फिर पुट किया किसको, dy बाई dx को 0 के इक्वल। यहां से हमें क्या रिजल्ट मिले, x इज इक्वल टू 2 एंड 3। बस अब यहां आगे आकर के आपका प्रोसेस बदल जाएगी, यहां से हमारी प्रोसेस बदलेगी। हमें सेकंड डेरिवेटिव नहीं करना, करना क्या है फिर वो देखो, 4 कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, एक चीज का पहले ही क्लियर कर देंगे कि जो रिजल्ट आए हैं, x के जो मान आए हैं, क्या ये मान इसी इंटरवल में से हैं? बिल्कुल है। मान लो x का मान आ जाता 2 और 6, तो हम इस 6 को डिलीट कर देते, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने इंटरवल में बाउंड कर दिया। तो इसका मतलब x के जो भी मान आएंगे वो इस इंटरवल में से ही आएंगे, लेकिन 2 और 3 तो इस इंटरवल में है। अच्छा जी, तो हमें अब करना क्या है, कोई सेकंड डेरिवेटिव वगैरह नहीं करना है, सीधी सीधी 4 कैलकुलेशन करनी है। 4 क्या क्या कैलकुलेशन करनी है, सबसे पहले तो x बराबर 1 ले, सबसे पहले मान तो ये आएगा, फिर x बराबर 2, फिर x बराबर 3, और फिर x बराबर 5। अच्छा जी, एक बात था ना, अगर ये ऐसे ओपन इंटरवल होता तो, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, अगर होता तो 1 और 5 शामिल नहीं होते, लेकिन क्लोज ब्रैकेट ही आता है ऐसे केस में, तो आपको 1 और 5 शामिल करने हैं। 1, 5 और 2 वैल्यू और आ गई आपकी। अब बताओ, x बराबर 1 होने पर y बराबर कितना आएगा, 2 गुणा 1 का क्यूब माइनस 15 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 36 गुणा 1 प्लस 1। समझ गए क्या क्या किया मैंने, x की जगह पर 1 रख दिया, तो 2 गुणा 1 का क्यूब 2 ही हो गया, 2 माइनस 15 मतलब माइनस 13, माइनस 13 प्लस 1 मतलब समझ रहे हो, माइनस 15 प्लस के 2, माइनस 13 प्लस 1 माइनस 12, माइनस 12 प्लस 36 तो प्लस का 24। ओके, अच्छा x बराबर 2 रखो, 2 रखने पर y बराबर क्या आएगा, 2 गुणा 2 का क्यूब माइनस 15 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 36 गुणा 2 प्लस 1। तो ये कितना हो गया, 2 का क्यूब 8 दूनी 16 माइनस 15 चौके 60 प्लस 72 प्लस 1, तो ये हो गए 12, तो ये हो गए, हाँ या नहीं, 12 और 13 और 16 कितने हो गए, 29। x बराबर 3 पर देखो, y बराबर 2 गुणा x की जगह पर 3 रख दो, तो 3 का क्यूब माइनस 15 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 36 गुणा 3 प्लस 1। अब बताओ, 3 की पावर 3 27 दूनी 54 माइनस 3 का स्क्वायर 9 15 निमा 135 प्लस 36 थी 108 प्लस 1, तो ये कितने हो गए, इनको करो पहले तो, माइनस का 135 प्लस का 108, तो ये 35 में से 8 माइनस हो जाएंगे, तो माइनस का 27 हो गया क्या, 27 और 8 माइनस के 27, माइनस 27 और प्लस का 54, तो प्लस के 27 और 1 कितने हो गए 28। ऐसे ही 5 पर चेक करो, y बराबर 2 गुणा 5 का क्यूब माइनस 15 गुणा 5 का स्क्वायर प्लस 36 गुणा 5 प्लस 1, ये कितना हो गया, 5 का क्यूब 125 दूनी 250 माइनस ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 25 पे जो 125 12 25 और 12 37, ठीक है, प्लस 36 पंजे 180 प्लस 1, तो ये इस बार हो गया अपने पास में 250 और 180, 25 और 8 33 43 430 और 431 माइनस 375, तो 25 30
55 और 1 56 आ गया। बात समझ रहे? दो 200, 300, 430, 431। हाँ, अब देखो इन चारों में जो सबसे बड़ी वैल्यू आई है वो कौन सी है? 56। इसका मतलब ये मैक्सिमा। और सबसे छोटी वैल्यू क्या आई है? 24, मतलब ये मिनिमा। कई बार क्या होता है कि इन पॉइंट्स के अलावा इन पर भी कोई सी वैल्यू आ जाती है बड़ी, जैसे मान लो ये 59 आ जाती, तो ये क्या होती? मैक्सिमा, और फिर मिनिमा ये होती। समझ रहे? तो क्या करना है, जब अंतराल दे दिया जाए, इंटरवल दे दिया जाए, तो बोर्ड में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, तो इंटरवल दिया हुआ होता है तो क्या आता है? सबसे पहले डिफरेंशिएट करो, फिर उसको 0 के इक्वल पुट कर दो, 2 पॉइंट आ गए, स्टेशनरी पॉइंट आ गए। स्टेशनरी पॉइंट के अलावा 2 पॉइंट आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, 1 और 5। इन चारों पॉइंट्स के ऊपर आपको y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी उसे हम मैक्सिमा, और जो वैल्यू सबसे छोटी होगी उसे हमें मिनिमा कहते हैं। ओके, तो चलिए इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। हाँ, तो स्टूडेंट, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए 2 क्वेश्चन सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों में से ही पूछे गए हैं प्रॉब्लम के तौर पर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये जो है वो 2013 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, तो बात ये है कि दोनों क्वेश्चंस को आप एक बार नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन तो आपके राजस्थान बोर्ड की बुक में ही है, ये एनसीईआरटी में जरूर है। ओके, अच्छा, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिख लीजिए या फिर समझ लेंगे अपन, बहुत ज़्यादा कोई हार्ड टॉपिक क्वेश्चन है नहीं। पहला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है, एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। मतलब हमारे पास में एक तार है जिसकी लेंथ जो है वो कितनी है? 28 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या करना है? इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना। मैंने यहां से 2 पार्ट कर दिए, इसके कर दिए। अच्छा जी, उसके बाद में क्या कह रखा है? एक पार्ट तार है, तो तार से क्या करना है? एक पार्ट जो है उससे तो आपको स्क्वायर बनाना है, वर्ग बनाना है। कैसे बनाओगे? वो तार लिया और ऐसे मोड़ करके उसको स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर बनाने का मतलब क्या है? इनकी चारों साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। और जो दूसरा पार्ट है उससे आपको क्या करना है? सर्कल बनाना है, ठीक है। अब उसके बाद पूछा है कि इन दोनों जो पार्ट्स हैं इनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? अलग अलग लेंथ पूछी है दोनों की, जिससे इन दोनों का जो एरिया है, टोटल एरिया, वो क्या हो? मिनिमम हो। बात समझ गए? मैक्सिमा मिनिमा में इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े चैलेंजिंग होते हैं हमारे लिए। थोड़ा सा हम समझ अगर सकते हो इन क्वेश्चंस को तो बहुत इजी वे में हम 3 नंबर का ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। और थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक कर दी तो गलत होने के चांसेस भी हो जाते हैं। कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपकी राजस्थान बोर्ड की बुक में कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, कुछ तो उसमें डेटा मिस्टेक है, जैसे एक वो इलिप्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको क्या है, ज़्यादा उसके बड़े वाले क्वेश्चन है ना, वो जैसे नाव वाला क्वेश्चन है, बोट वाला, ठीक है, तो उन स्टीमर, तो ऐसे क्वेश्चंस में नहीं उलझना है अपने को बहुत ही इजीली, जैसे क्वेश्चन, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है वो साधारण क्वेश्चन है, अभी इतना टाइम नहीं है कि उन क्वेश्चंस में उलझे। आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिए। शुरुआत में जो आपके 8.6, 8.7 उसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन सफिशिएंट है। ओके, तो चलिए ये 2 क्वेश्चन मैं बहुत ईजी वे में आपको करवा रहा हूं। पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। 28 सेंटीमीटर लेंथ का एक वायर है, इस वायर के 2 पार्ट किए गए, एक पार्ट से स्क्वायर बना गया, दूसरे से सर्कल बना गया। दोनों का जो एरिया है, टोटल एरिया, वो मिनिमम होना चाहिए, मतलब एरिया को मिनिमम करना है। ओके, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसको समझिए, करवाऊंगा मैं इनका सॉल्यूशन, आप नोट कर सकते हैं पहले। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल है अपने पास में, एक वर्त है, इस वर्त में हम कितने ट्रायंगल बना सकते हैं? बहुत सारे ट्रायंगल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें जो सबसे बड़ा ट्रायंगल होगा, सबसे बड़ा मतलब उसका एरिया सबसे ज्यादा होगा, यानी ट्रायंगल के एरिया को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना। सबसे बड़ा जो ट्रायंगल होगा वो ट्रायंगल समबाहु यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। बात समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लार्जेस्ट ट्रायंगल इन ए सर्कल विल बी इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। सबसे बड़ा ट्रायंगल जो है वो क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। ये बात हमें प्रूव करनी है, यानी हमें एक ट्रायंगल लेना है और उसकी तीनों साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं अब ये मिटा रहा हूं और इन दोनों क्वेश्चन
का सॉल्यूशन यहां पर लिख रहा हूं। बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको इन सॉल्यूशंस को समझना है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था इनमें कि हमारे पास में एक 28 सेंटीमीटर लेंथ का वायर है। तो मैंने ये बनाया वायर, और इस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मान लेते हैं कि पहला जो पार्ट है उसकी लेंथ है x सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं? मैंने अपनी इच्छा से x मान लिया, तो दूसरा जो पार्ट होगा उसकी लेंथ 28 माइनस x सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी? अरे सोचो, अगर ऐसा है तो हमने क्या किया, पहला जो पार्ट है उससे तो बना दिया स्क्वायर। समझे क्या किया? उससे तो स्क्वायर बना दिया, और दूसरे पार्ट से स्क्वायर कैसे बनाया, तार था, तार को हमने ऐसे 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 मोड़ के स्क्वायर बना दिया, और दूसरे पार्ट को ऐसे गोलाई में मोड़ दिया, तो क्या बन गया हमारे पास में, सर्कल बन गया। बना दिया सर्कल। अब इन दोनों का जो एरिया है वो एरिया कितना होगा, पहले तो ये बताओ। एरिया इज इक्वल टू, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, अरे बुझा स्क्वायर, प्लस सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर ए स्क्वायर। हाँ या नहीं? तो अब आप सोच के देखो कि इस ए को तो वाई मान लो, ये अच्छा ये वाला जो स्मॉल ए है और ये जो स्मॉल आर है, ये दोनों वेरिएबल है। वेरिएबल वो वैल्यू होती है जो चेंज होती रहती है। सोच के देखो, आपको ये कहा गया है 28 सेंटीमीटर का वायर है, इसके आप अपनी इच्छा से क्या कर रहे हो, दो पार्ट कर रहे हो। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट्स की लेंथ छोटी बड़ी हो सकती है। छोटी बड़ी, छोटा अगर वायर आपने, छोटे वायर से आपने स्क्वायर बनाया है तो स्क्वायर की साइड छोटी होगी, अगर बड़े वाले पार्ट से आपने स्क्वायर बनाया है तो स्क्वायर की साइड क्या होगी, बड़ी होगी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन एक बात है जो मैं यहां लिख रहा हूं, अगर मैं ये कहूं कि इस की साइड स्मॉल ए है, तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ये लिखते हुए, चारों ओर से 4a हो गया कि नहीं हुआ, 4a इज इक्वल टू x लिखने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे हाँ या नहीं, कि चारों वाला पार्ट है वो 4a हो गया, और वो वाला पार्ट किस लेंथ वाले वायर से बना है, x सेंटीमीटर से, तो ये चारों ओर का जो लेंथ है वो कितनी होगी, x होगी। अच्छा, इसके चारों ओर की जो लेंथ है वो कितनी होगी, वो डिपेंड करेगी रेडियस पर। मान लो रेडियस r है, तो इसके चारों ओर की जो लेंथ है वो कितनी हुई, 2 पाई r हुई क्या? तो 2 पाई r इज इक्वल टू 28 माइनस x हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि सर्कल में जो वायर हमने काम में लिया है उस वायर की लेंथ कितनी है, 28 माइनस x पूरे की, और ये 28 माइनस x इसकी सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी कि नहीं होगी? ये दोनों रिजल्ट यहां पर मैं अप्लाई करता हूं, तो एरिया इज इक्वल टू, यहां क्या है देखो, ए स्क्वायर। अब ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x अपॉन 4 आ गई क्या, तो x अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस पाई r कितना आ गया, 28 माइनस x अपॉन 2 पाई का स्क्वायर। हाँ या नहीं? यहां से एरिया इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 16 प्लस, ये देखो क्या होगा, पाई और नीचे पाई स्क्वायर, तो पाई की एक पावर कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, ये हो गया 28 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे कितना आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा, 4 पाई भी आएगा। बोलो, यहां पर क्या है, 2 पाई, ऐसा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछूं कि आप देख करके बताओ कि जो एरिया वाला फंक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, सीधा सीधा x पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यहां से आप ये समझो कि ये तो है y और ये x का फंक्शन है। अब मैक्सिमा मिनिमा करना है, इसे हमें क्या करना है, मिनिमा करना है। तो मिनिमा करने के लिए प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले अपन उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, ये काम फिक्स हो गए, dy बाई dx। लेकिन यहां y नहीं है, ध्यान दें, यहां क्या है, a है, dA बाई dx है कि नहीं है? अब dA बाई dx कितना आएगा बताओ, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन 16, ओके, प्लस ये नीचे वाला 4 पाई तो कांस्टेंट है, लिख दिया। 28 माइनस x के ऊपर देखो पहले होल स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायर का करेंगे, तो 28 माइनस x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब 28 माइनस x का क्या हो जाएगा, 28 का तो 0, x का -1,
हाँ या नहीं? अब ये आपके पास में आ गया, एलसीएम लेते हैं, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम क्या ले, उससे पहले देखो ये 8 बार कैंसिल हो रहा है, ये 2 बार कैंसिल हो रहा है, तो ये बचा x अपॉन 8 और ये हो गया -28 माइनस x अपॉन 2 पाई। क्या एलसीएम आ रहा है, डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8 आ गया एक तो एलसीएम और एक पाई आ गया, तो यहाँ तो 8 से डिवाइड कर देंगे, पाई को x से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई x माइनस 2 पाई से करेंगे तो 4 आएगा क्या, और 28 को 4 से 112 और माइनस माइनस प्लस और 4x, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? तो डी ए बाई डी एक्स कितना आ गया, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है क्या, तो पाई प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 112 अपॉन 8 पाई। ये हुआ कि नहीं हुआ? ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, आया? अब हमें करना क्या है, यहीं पर एक काम और भी कर देता हूं मैं, फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे ही आ गया तो सेकंड डेरिवेटिव भी बता सकते हैं, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बोलो सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, पाई प्लस 4 इंटू एक्स, तो पाई प्लस 4 कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई में है पाई प्लस 4, एक्स का हो गया 1 माइनस 112 का हो गया 0, तो पाई प्लस 4 ही हो गया क्या ऊपर तो, और नीचे कितना है 8 पाई। बताइए ये पॉजिटिव आया है कि नहीं आया है? अरे यहां इसके पीछे कोई माइनस माइनस आया है क्या? नहीं, तो इसका मतलब पॉजिटिव आने का मतलब ये किसकी कंडीशन है, मिनिमा की कंडीशन है। तो एक बात तो श्योर हो गई कि हमें एरिया जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें इसमें मैं एक स्टेप बीच में छोड़ चुका हूं, मैंने ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में हम पहले कर लेते हैं ये सेकंड डेरिवेटिव, हमें ये क्लियर हो जाता है कि मिनिमा मिलेगा या मैक्सिमा मिलेगा, तो हमें ये क्लियर हो गया कि मिनिमा मिलेगा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मिनिमा मिलेगा तो कैसे मिलेगा मिनिमा, फॉर मिनिमा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 होता है या नहीं होता है, हाँ या नहीं? सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब हमें यह पता चल गया कि जो एरिया, ये वाई नहीं है सॉरी, यहां पर ए है, कि एरिया का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है, इसका मतलब एरिया मिनिमम होगा। मिनिमम होगा तो मिनिमा के लिए कंडीशन होती है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यहां पर क्या हो जाएगी, डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब ये 0, और ये जैसे ही 0 होगा, यहां से अब मुझे बताओ कि कोई भी फ्रैक्शन 0 कब होता है, जब उसका न्यूमरेटर 0, और न्यूमरेटर 0 होने का मतलब पाई प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 112 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स इज इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस 4 सेंटीमीटर और लगा दो। ये तो आपको पहले पार्ट की लेंथ मिल गई। अब बताओ दूसरे पार्ट की लेंथ कितनी है, पहले पार्ट की लेंथ x मिल गई, दूसरे पार्ट की लेंथ बताइए 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू, क्या करना है, 28 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4, कितना आ गया ये, कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 28 पाई माइनस 112, सॉरी प्लस 112 माइनस 112 कैंसिल आउट, तो 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4, ये सेकंड पार्ट की लेंथ सेंटीमीटर। थोड़ा सा पाई की वैल्यू पुट करोगे तो आंसर शॉर्ट हो जाएगा, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन था, समझ करके नोट कर लीजिए। जो सेकंड क्वेश्चन हमने लिखा था उस पर हम वापस आते हैं। क्या था कि एक सर्कल आपको दे रखा है, मैं डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम को समझ लेना। इस सर्कल में एक ट्रायंगल बनाना है, सर्कल में ट्रायंगल, और क्वेश्चन कह रहा है कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो मैक्सिमम होना चाहिए। मैं इस साइड में फॉर्मूला लिख रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, होता है या नहीं होता है, बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इसका मतलब जो एरिया है वो बेस और हाइट पर डिपेंड करता है। अगर आपका एरिया बेस और हाइट पर डिपेंड करता है और आप चाहते हैं कि एरिया ज्यादा से ज्यादा हो, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस ट्रायंगल की हाइट है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए।
बेस की वैल्यू भी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो हम हाइट पर अगर फोकस करें कि एक ट्रायंगल है वो सर्कल में है और उसकी हाइट ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अब सोचो सर्कल में जो सबसे बड़ी जो लेंथ है वो क्या होती है, डायमीटर ही होती है क्या? इसका मतलब आपके ट्रायंगल के जो हाइट है वो इस डायमीटर के अलोंग होनी चाहिए। मैं इतनी सी बात कर रहा हूं कि डायमीटर के अलोंग होने का मतलब मेरा ये है कि आपका जो सेंटर है सर्कल का वो इसकी हाइट वाली लाइन पर ही होना चाहिए। अरे हाँ या नहीं? तो ये आपकी हाइट वाली लाइन है। यहां से यहां तक आपने अपने ट्रायंगल की हाइट ले ली। आप क्या शो करना चाहेंगे कि आपका जो ट्रायंगल है उसकी हाइट जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए या इसका एरिया मैक्सिमम, तभी तो सबसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ऐसा हो जाए कि इस ट्रायंगल की हाइट एरिया मैक्सिमम हो जाए या ये ट्रायंगल सबसे बड़ा हो जाए, तो ऐसे केस में इस ट्रायंगल की साइड्स हैं वो इक्वल आ जाएंगी। साइड्स इक्वल आने से मेरा मतलब ये है कि ये वाली साइड मान लो ये ए है, ये वाली साइड है वो बी है और ये वाली साइड सी है, मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हमें प्रूव करना है। अच्छा, ए और सी तो इक्वल प्रूव यही डायग्राम में ही हो गए। देखो देखिए कैसे हुए। आपने जैसे ये खींचा, ये हाइट वाली लाइन है, इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री 90 डिग्री। आपको ये भी पता है कि जैसे ही सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाती है क्या? अरे हाँ कि नहीं? जैसे ये हाफ हाफ डिवाइड। अब आप ये सोचो कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सेम ही हो गए क्या? देखो कॉमन, ये भी, ये 90 ये 90, बोलो हाँ या नहीं? तो साइड एंगल साइड रूल से आप ये कह सकते हैं ए और सी क्या है, इक्वल है। तो एक बात तो यहीं पर क्लियर होगी, सी इज इक्वल टू ए। तो अब हमारा टारगेट सिर्फ क्या बचा कि किसी तरीके से बी इज इक्वल टू ए भी प्रूव कर दें तो काम खत्म हो जाएगा। इतना सा तो चाहिए अपने को, बी की वैल्यू ए के इक्वल है प्रूव करना चाह रहे हैं अपन। अब देखो कैसे, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा समझने के लिए मैंने इसकी एक रेडियस को मिला दिया, ठीक है, और मान लिया कि ये रेडियस यहां से एंगल बना रही है वो अल्फा है, थीटा मान लो, अल्फा मान लो, अल्फा है। अच्छा, मैं आपसे हाइट पूछूं, सुनिएगा ध्यान से, ये क्या है, रेडियस है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो रेडियस है। अच्छा, ये वाली लेंथ भी रेडियस है कि नहीं है, बोलो। अच्छा जी, अब मैं आपसे पूछूं कि b/2 की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं, ये b/2 है। आपको एक छोटा ट्रायंगल नजर आ रहा है, ओ, और इसको नाम लो ए, नाम दे दिया इसको बी, ओ ए बी, ऐसे कुछ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस छोटे वाले ट्रायंगल में मैं यहां बना लेता हूं, इस छोटे वाले ट्रायंगल को, ये अल्फा है, ठीक है, ये b/2, ये है r। तो क्या यहां पर आप cos अल्फा का फॉर्मूला लगा सकते हो? तो cos अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये 90 है ना, तो b/2 अपॉन हाइपोटेनियस यानी r। तो cos ये क्या हो जाएगा, b/2 इज इक्वल टू r cos अल्फा। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r cos अल्फा हो जाएगा क्या? मतलब b की वैल्यू अपने को मिल गई 2r cos अल्फा। एरिया को मैंने a से लिख दिया 1/2, b की जगह पर मैंने लिख दिया 2r cos अल्फा। ओके, अच्छा जी, फिर ये वाला जो पार्ट है इसकी लेंथ कितने हो, अगर ये cos अल्फा में आएगा तो ये आएगा r sin अल्फा, भाई ये परपेंडिकुलर है तो r sin अल्फा। अच्छा जी, r sin अल्फा किसकी वैल्यू मिली है, यहां से यहां तक की मिली है। अब मैं आपसे पूरी ये पूछूं कि यहां से यहां तक की लेंथ यानी हाइट है वो कितनी होगी, तो आपका क्या जवाब होगा, r प्लस r sin अल्फा होगा कि नहीं होगा? सोचो, ये r और ये r sin अल्फा, हाँ या नहीं? तो r कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस साइन अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब हाइट की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, r कॉमन लेके 1 प्लस साइन अल्फा। तो ये हाइट वाली जगह पर लिख देंगे क्या, r इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। सोचो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके लिए पास में एरिया इज इक्वल टू आ गया r स्क्वायर cos अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए इसमें वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है? मैं आपसे कहूंगा कि r कांस्टेंट है। क्यों भाई? क्योंकि सर्कल आपको दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, शुरू में कह रखा था कि एक सर्कल में, तो कोई भी जो सर्कल होगा उस सर्कल की रेडियस तो फिक्स ही होती है।
बस ये अल्फा हमने माना है, अपनी तरफ से माना है, ये हमारे लिए क्या है, वेरिएबल है। तो और इसे हमें इस एरिया को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमा बनाना। तो शुरू करते हैं प्रोसेस। क्या होता है ये प्रोसेस में, सबसे पहले किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए डेरिवेटिव, तो डी ए अपॉन डी अल्फा कितना हो जाएगा बताओ, आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया मैंने, फर्स्ट एज इट इज मतलब कॉस अल्फा एज इट इज, 1 का 0 साइन अल्फा का कॉस अल्फा होता है डेरिवेटिव, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, क्लियर है, प्लस फिर 1 प्लस साइन अल्फा एज इट इज, 1 प्लस साइन अल्फा एज इट इज, और कॉस अल्फा का क्या होता है माइनस साइन अल्फा, तो डी ए अपॉन डी अल्फा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। देखना ध्यान से, कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये क्या हो गया माइनस साइन अल्फा, और ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब 2 साइन स्क्वायर अल्फा हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, क्या ये डी ए अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू, इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे, ये है हमारे पास में 1 माइनस 2 साइन, मैं पहले सबसे पहले ये लिख रहा हूँ, माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा और प्लस ए 1, यहाँ ये एक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का 2 साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ऐसा लिख सकता हूँ या मैं नहीं, माइनस साइन अल्फा को माइनस 2 प्लस 7 लिख दिया, माइनस का 2 साइन अल्फा कॉमन आ गया, तो ये हो गया साइन अल्फा प्लस 1 और प्लस साइन अल्फा प्लस 1, तो यहाँ से आप इसके फैक्टर करके लिखें तो ये आ गया साइन अल्फा प्लस 1 इंटू माइनस का 2 साइन अल्फा प्लस 1, ये आपके फैक्टर्स हो गए। ओके, अच्छा जी, फिर आप क्या करेंगे, यहां आने के बाद में सबसे पहले जो अगली स्टेप होती है वो सॉल्व करते हैं अपन, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो देखो ये तो 0 होने से रहा, क्योंकि किसी भी सर्कल की रेडियस तो 0 होती नहीं है, तो फिर कौन 0 होगा, या तो साइन अल्फा प्लस 1 0, साइन अल्फा प्लस 1 0 का इसका मतलब साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1, और या फिर ये 0 होने का मतलब हो गया साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। देखो कैसे, ये 0 होने का मतलब ये उधर जाएगा प्लस का, और फिर वो 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2। साइन अल्फा इज इक्वल टू -1 का मतलब हो गया अल्फा इज इक्वल टू -π/2 या तो क्या किसी ट्राइंगल में एंगल है वो माइनस में पॉसिबल है क्या, ऐसे नहीं है, इसका मतलब ये वाला पार्ट तो रिजेक्ट हो गया। साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 का मतलब अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, हुआ कि नहीं हुआ। अब आपका काम क्या है, सेकंड डेरिवेटिव करो पहले, तो यहां से d2a अपॉन डी अल्फा स्क्वायर, और अल्फा की जगह पर 30 डिग्री रख देना, वहां से डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, और नेगेटिव रिजल्ट किस बात को शो करेगा कि आपके लिए जो एरिया है वो क्या होगा, मिनिमम होगा, सॉरी नेगेटिव मिलेगा, इसका मतलब मैक्सिमम होगा। ओके, वो काम आप कर लेंगे। अब मैं वापस आता हूं, अगर अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है, सुना पूरी बात ध्यान से, तो एक बात बताओ, ये वाला एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया क्या, पता है ना अपने को, जानते हैं ये बात। अच्छा, इधर भी मैंने ट्राइंगल बनाया, जैसे ये वाला ट्राइंगल बनाया, इसमें देखो ये वाली लेंथ इसके इक्वल होती है, ये कॉमन है, ये इक्वल है ही, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल भी सेम हो गए, तो ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, ये 60 डिग्री है, सुनिएगा, तो टोटल पूरा एंगल कितना हो गया, 120 हो गया क्या, ये वाला। अच्छा, ये 120 होते, ये ऊपर वाला जो एंगल है वो अपने आप ही 60 डिग्री आ गया क्या, आया कि नहीं आया। अच्छा, आपको पता है ये दोनों साइड्स इक्वल आ चुकी हैं ऑलरेडी, तो इन दोनों साइड के सामने के जो एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, सेम ही होंगे क्या, बात समझ रहे हो। अच्छा, एक एंगल 60 डिग्री है तो बाकी और दोनों सेम ही है, और सेम भी है तो इसका मतलब 60 बचे, क्योंकि टोटली जो सम है वो भी तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, तीनों एंगल 60 डिग्री किस ट्राइंगल में होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो ये सारी बातें शो कर देंगे। नाउ नाम दे दिया मैंने, जैसे इस ट्राइंगल को शुरू में दे देते PQR, ठीक है, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी त्रिभुज है वो क्या है, समबाहु त्रिभुज। ओके, तो चलिए इस लेक्चर में तो हम इतना ही करेंगे, बाकी आपके कुछ प्रॉब्लम्स तो मेरे पास में आई हुई हैं, 2 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के हैं, 2 क्वेश्चन एरिया अंडर द कर्व
उसके हैं वो मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर के अंदर। साथ ही साथ जो 2 पॉइंट यहाँ पर बच गए, रेट ऑफ चेंज बहुत आसान से आप करके देखना, बहुत आसानी से रेट ऑफ चेंज और अप्रोक्सीमेशन सन्निकटन, तो उसके एक एक 2 क्वेश्चन लेकर के एक लेक्चर तो उसका और एक लेक्चर आपकी प्रॉब्लम्स का, और फिर आने वाला जो भी मंडे ट्यूसडे होंगे उनके अंदर भी आपकी प्रॉब्लम्स ही सोल्व करेंगे। एग्ज़ाम के दिन अब बहुत कम है, रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए था अब तक, ठीक है। कोई भी डाउट आए तुरंत आप व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। ओके, और लगे रहो, टाइम बहुत कम है, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू।